Okay, okay. So in last lecture, we have discussed about process management. In today's class, we are going to discuss another functions like this is memory management. So before starting the memory management, I would like to tell you, suppose this is our backup. Okay, this is our backup. Backup means class, anyone? Backup means I'm talking about secondary memory. Okay, where a number of processes are present. Okay, हजारों करोड़ों में processes पड़े, and this is the main memory. Class, be specific. When I'm talking about the memory management, then that means I'm talking about this memory, this one. यानी इसके अंदर का जो एरिया है हम उसकी बात कर रहे हैं, इसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डील करता है. आई होप क्लियर होगा मैं किस मेमोरी की बात कर रहा हूँ. प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ. ठीक है, ओके. सो अब प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस मेमोरी के अंदर क्या 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 होगा भाई. नंबर ऑफ प्रोसेसेस पड़े होंगे, है ना. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड सो ऑन. जितना स्पेस, जिस टाइप का स्पेस अवेलेबल होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ प्रोसेसेस पड़े होंगे इसमें. नाउ अब ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है यहाँ पर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैंडल करेगा. अब जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं. मान लो आप किसी क्लास में, आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ पूरी क्लास एक रूम के अंदर बैठी हुई है. तो जनरली जो आपका लेक्चर क्लास होता है उसमें तो कोई किसी भी ऑर्डर में आके बैठ जाता है. जिसकी जिसके साथ दोस्ती होती है उसी सीट पे आकर शेयर कर लेता है, वहीं बैठ जाता है. यही तो होता है ना. बट अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, जिस दिन आपकी क्विजेज होती हैं उस दिन तो हर किसी की एक सीट अलॉट बिल्कुल फिक्स रहती है कि उस बंदे को आकर के वहीं बैठना है. आई एम क्लियर. क्लास, आई होप आई एम क्लियर. जिस दिन आपका एग्जाम होता है, जिस दिन आपकी क्विजेज होती हैं या प्री सेमेस्टर होता है, उस दिन आपका एक सीटिंग प्लान बनना होता है ना. और आप लोग क्या करते हो, उस सीटिंग प्लान को देख करके ही आपका जहां पर स्लॉट मिलता है आप वहां जाकर के बैठते हो. ऐसे रैंडम तो नहीं बैठ जाते हो. उससे होता क्या है फायदा. उससे फायदा क्या होगा, इन केस अगर मुझे चेक करना हुआ कि मुझे स्टूडेंट एक्स को चेक करना है तो मैं क्या करूंगा. मुझे हर क्लास में थोड़ी जाना है. मैं मास्टर प्लान निकालूंगा और मास्टर प्लान में देखूंगा मास्टर ये स्टूडेंट एक्स का रोल नंबर कौन से रूम में आ रहा है, और मैं जाके सीधे उसी सीट पे जाके चेक कर लूंगा उस जगह पे. यही तो होता है ना. इन द सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विद द प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. देखो मैं थोड़ा सा प्राइमरी मेमोरी का लेआउट चेंज कर रहा हूँ. इस मेमोरी का, इसी मेमोरी का क्या किया मैंने. क्लास, कैन एनीवन चेक रिकॉर्डिंग ऑन है ना. Yes, sir. On, Okay. sir. Okay. So what I'm trying to do, I'm just changing the layout of the memory to horizontal to something like a rectangle or something this one. So now अब हमने क्या किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि उसने कौन से प्रोसेस को कौन सा मेमोरी एरिया एलोकेट किया है. या अगर हम इसी सिनेरियो की बात करें तो इस पहले पहले वाले स्लॉट में कौन सा प्रोसेस पड़ा हुआ है, सेकंड वाले स्लॉट में कौन सा प्रोसेस पड़ा हुआ है, थर्ड वाले स्लॉट में कौन सा प्रोसेस पड़ा हुआ है, अगले वाले स्लॉट में कौन सा प्रोसेस पड़ा होगा, है ना. मीन्स जैसे आपका सीट का लोकेशन हो रहा था वैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट कर रहा है. नाउ अब ये भी हो सकता है कि भाई कुछ प्रोसेस का साइज छोटा हो, कुछ प्रोसेस का साइज बड़ा हो. तो हो सकता है कि कुछ प्रोसेस मतलब ज्यादा मेमोरी ले रहे हो, कुछ प्रोसेस कम ले रहे हो. तो दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेसेस. बट ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए दैट विच पोर्शन ऑफ मेमोरी इज यूजिंग बाय विच प्रोसेस. सो ये देखो आपके जो मेन हेडिंग है मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज, यहाँ से आपका मेन एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है. इसमें देखो लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय whom. मतलब आपकी मेमोरी में जो एरिया है उस एरिया का कितना पोर्शन करंटली यूज किया जा रहा है और किसके थ्रू यूज किया जा रहा है. आई मीन मेमोरी इज
यूज्ड बाय होम प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेसेस हैं जो मेमोरी को यूज कर रहे हैं, या जब यूज कर रहे हैं तो कितनी मेमोरी यूज में है, कितनी मेमोरी अवेलेबल है। अगर ये इंफॉर्मेशन मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं है, देन हाउ ही विल डिसाइड कि हमें जो अगले प्रोसेस को मेमोरी में लेके आना है उतनी साइज का एरिया मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं है। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रहेंगी तो वो इजिली डिसाइड कर सकता है कि मुझे कौन से नए प्रोसेस को मेमोरी में लाना है, कितने साइज वाले नए प्रोसेस को मेमोरी में लेके आना है। क्लियर? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप सारे लोग अपने घर पे भी देखते होंगे। मान लो हर कोई अपने घर पे क्या करता है, जैसे आप जिस रूम में रहते हो, आपका मान लीजिए जिस भी रूम में आप रहते हो, किसी के पास शेयर भी करते हो, जो भी करते हो, आप जिस रूम में रहते हो, एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि मेरे रूम में कहाँ पर कौन सा सामान रखा हुआ है, जिसको आप पर्सनली यूज कर रहे होंगे। मैं पूरे घर की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि पूरे घर में तो जब मुझे आज तक नहीं पता क्या क्या रखा है तो तुम्हें कैसे पता होगा, है ना। तो आप जिस रूम को यूज कर रहे हो, एटलीस्ट उस रूम में के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि किस पोर्शन पे या किस पर्टिकुलर स्पेस पे क्या सामान रखा हुआ है। और अगर मैं मार्केट गया हूँ और मुझे कोई अच्छी चीज दिख गई कि जो रूम में रखने लायक है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आइडिया आ जाएगा कि मैं इस पर्टिकुलर सामान को रूम में लाकर कहाँ रखूंगा। मतलब मुझे तुरंत ये आइडिया हो जाएगा कि भाई ये चीज मेरे रूम में सेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मैं जो सामान खरीदने जा रहा हूँ, अगर मुझे इसको अपने ही रूम में रखना है तो इसको मैं सेट कर पाऊंगा कि नहीं सेट कर पाऊंगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लास? ओके। Yes, sir. ओके, सो इन दिस वे वी कैन से कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा एरिया मेमोरी का कितना स्लॉट खाली है, कितना स्लॉट फुल है, सिमिलर एंड जो कौन सा प्रोसेस किस मेमोरी को यूज कर रहा है और कितना यूज कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1। नाउ comes to the point number 2, deciding which processes are parts thereof and data to move into and out of memory। इसका देखो, जब हमने आपको मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ाया था तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए थे कि ये पॉइंट्स याद रखना, और उन्हीं में से एक पॉइंट आपका था स्वैपिंग इन स्वैपिंग आउट, यानी बैकअप से प्रोसेस को मेमोरी में लाना और मेन से प्रोसेस को बैकअप में ले जाना। जब लेके आते थे तो ये इन होता था, जब वापस भेजते थे तो ये क्या होता था, आउट होता था। क्लियर? ये हम चीज हमने आपको जब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था, है ना। तो अब इसका यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज से क्या रिलेशन है। भाई देखो, आप मार्केट गए, अभी जो हमने एग्जांपल दिया था, मार्केट गए, आपने कोई अच्छा सामान देखा, एक अच्छी सी मतलब कंप्यूटर टेबल देख लिया आपने, आपने सोचा इस टेबल को लो परचेज कर लेते हैं। इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा भाई हम परचेज तो कर रहे हैं, रूम में कहाँ पर रखेंगे, रूम क्या इतना अवेलेबल स्पेस मेरे रूम में है या नहीं है। और अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो मुझे उस टेबल को अगर अंदर लेके आना है तो मैं ऐसा कौन सा सामान होगा जिसको मैं रूम से बाहर कर दूं, है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत एक, अगर मान लो आपके रूम में स्पेस नहीं है लेकिन आप कह रहे हो नहीं टेबल बहुत अच्छी मैं खरीदूंगा जरूर, तो इमीडिएटली आपके माइंड में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हिट कर जाएगा, अच्छा वो सोफा मुझे अच्छा नहीं लग रहा या वो बेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उस सोफा या मैं किसी बेड को बाहर कर दूंगा और उसकी जगह टेबल को मैं सेट कर दूंगा, है ना। तो इन द सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड कौन से प्रोसेस को हमें बैकअप से मेन में लेके आना है और किस प्रोसेस को मेन से बैकअप में लेके जाना है। नाउ मेन से बैकअप में ले जाने के अगेन 2-3 पैरामीटर्स हैं। लाइक पहला पैरामीटर तो ये हो गया कि जो प्रोसेस मेमोरी में पड़ा हुआ है might be possible because of some lack of resources that process is not executing। यानी अगर प्रोसेस मेमोरी में पड़ा हुआ है और वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मेमोरी को वेस्ट ही तो कर रहा है, और ऐसे वेस्ट करने वाले प्रोसेसेस को तुरंत बैकअप में भेज दो। सेकेंड थिंग, प्रोसेस जो यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए पड़ा हुआ है, हो सकता है कि उसका एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत ज्यादा हो, उसके कंपैरिजन में जो बाकी अदर प्रोसेसेस पड़े हुए हैं उनका एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत कम हो। तो अगर मान लो मेरे पास 5 प्रोसेस हैं, क्लास थोड़ा सा मैं जो क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ सिचुएशन को समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करना, है ना। मान लो मेरे पास 5 प्रोसेस हैं
एंड पहले प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 100 घंटे चाहिए, बाकी के 4 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 1-1 घंटे चाहिए। तो आप किस ऑर्डर में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, हायर टाइम वाले को पहले या लोअर टाइम वाले को पहले? एनीवन? एनीवन? Sir, lower. Why lower? Why not higher? Sir, please repeat the question. Okay, I'm just repeating my question. Suppose we have total 5 processes, and process 1 requires 100 hours to complete its execution, while all the 4 remaining processes requires only 1 hour to complete their execution. Then what should be the order of execution as per our own criteria? So, are we using any algorithm? One by one. Anyone can speak. So firstly, we will execute those processes that will take less time. Yeah, but why? So cause Since it we are will not save our using, time. since we are not using any algorithm, so I'm just expecting the explanations as per your convenience. I'm not using any algorithm. So ये मत कहना कि FCFS यूज कर रहे थे इसलिए पहला वो करेंगे प्रो करेंगे। मैं किसी algorithm का नाम नहीं लिया है यहाँ पर। तो आपके कन्वेंस के हिसाब से आप जिसमें कन्वीनियंट फील कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए? यू हैव सेड कि लोअर टाइम वालों को पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए, है ना? Yes, anyone else who wants to answer? So ऐसे लोअर टाइम वालों को करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और ऐसे अगर 100 वाले कोई करेंगे तो एक ही होता हो रहेगा, पाएगा। तो कर ही नहीं पाएंगे उसको। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा आपकी देखो, आपने पता है कि आपने एक नहीं 2 आंसर और कर दिए। बेटा आपका नाम क्या है? वैभव। ओके, वैभव देखो, तुमने ये कहा कि अगर हम छोटे वाले प्रोसेसेस को पहले कर देंगे, तो अगर मान लो मैं एक कंस्ट्रेंट्स लेता हूँ 10 घंटे का, तो उस 10 घंटे में अगर मैं सबसे पहला प्रोसेस जिसका टाइम था 100 आवर्स, अगर मैं उसको कंप्लीट करता, तो क्या मेरे एक को प्रोसेस कंप्लीट हो पाते? नहीं हो पाते? No, sir. नहीं, नो सर। अगर मैं लोअर से स्टार्ट करता तो उस टाइम तक मेरे पास कितने 4 प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, है ना? 5वां प्रोसेस क्यू में होता, मतलब प्रोसेस में होता, मतलब अंडर प्रोसेस होता, लेकिन 4 मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके होते हैं। और आपको याद होगा एक टर्म होता है थ्रूपुट। आई डोंट नो कि मैंने आपकी क्लास में कभी डिस्कस किया कि नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। थ्रूपुट एक वर्ड होता है, नंबर ऑफ टास्क या नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। तो अगर मैं पहले वाली अप्रोच पे जाता तो मेरे यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस कंप्लीट हो रहे थे? 0। अगर मैं यूनिट 10 लेके चल रहा हूं तो उस 10 घंटे की यूनिट में मेरे 0 प्रोसेस कंप्लीट हो रहे थे, और अगर मैं लोअर के साथ चल रहा हूं तो मेरे 4 प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहे थे। तो थ्रूपुट इंक्रीज करेगा जो मैंने कंस्ट्रेंट्स लिया था उसके हिसाब से, और जैसे थ्रूपुट इंक्रीज करेगा आपके सिस्टम की इफिशियंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए आप लोग देखोगे जितनी भी एल्गोरिथम्स होती हैं वहां पर जो FCFS एल्गोरिथम होती है उसकी परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट आती है, सबसे बेकार आती है FCFS की। नो डाउट FCFS इज फेयर इनफ इन नेचर, उसके साथ कोई बायसिंग नहीं होती है, मतलब भाई आप जिस ऑर्डर में आओगे उसी ऑर्डर में जाओगे, कोई बायसिंग नहीं है। लेकिन इसका जो आउटपुट आता है, जो इसका इम्पैक्ट आता है, एफिशिएंसी आती है, दैट इज वेरी वर्स्ट इन नेचर। भाई अगर मुझे इसी क्वेश्चन को अपने FCFS के थ्रू सॉल्व करना होता, और फॉर एग्जांपल अगर 100 वाला पहले आया होता, तो भाई 10 घंटे में तो मेरा कोई भी कंप्लीट ना करता, तब तो मेरा थ्रूपुट 0 होता ना एज पर FCFS, अगर मेरे 100 वाला पहले आया होता तो। ठीक है ना?
तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन से प्रोसेस को लेके आना है, कौन से प्रोसेस को बाहर मेमोरी पे लेके जाना है। तो इसी सीक्वेंस में मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हमें उन प्रोसेसेस को मेमोरी से बैकअप में लेके जाना होता है जिन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने में टाइम ज्यादा लगता है, या उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, या उनकी प्रायोरिटी कम होती है, या उनको किसी ऐसे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है जो करंट पे अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उन प्रोसेसेस को लेके जा रहे हैं जो प्रोसेसेस सीपीयू के एलोकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, और अगर वो यहाँ पर वेटिंग कंडीशन में है तो इनको यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर टू वेट इनटू द बैकअप रादर देन इन द मेन मेमोरी, क्योंकि जहां जितनी देर ये वेट करेंगे हो सकता है कोई नया प्रोसेस आए, वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके एग्जीक्यूट कर ले, है ना। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चंस? क्लास, रेज योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट्स। Okay, so I'm assuming everything is very sound and clear. Now the third point is allocation and deallocation of memory space as needed. तो इसका तो सिंपल सा मतलब है कि भाई जब भी हम प्रोसेस को मेन बैकअप से क्लास है मॉड्यूल ना। यस सर। हाँ, तो एलोकेशन का मतलब सिंपल सा इतना है कि व्हेनेवर वी ब्रिंग्स अ प्रोसेस फ्रॉम बैकअप टू मेमोरी, अब जब मेमोरी में लेके आए तो मेमोरी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, और अगर मेमोरी में रखना है तो कुछ ना कुछ इसको स्पेस देना पड़ेगा, यानी इसको स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा। मान लो ये मेरा कोई प्रोसेस एक्स था, यहाँ पर था, उस प्रोसेस को यहाँ से निकाल करके यहाँ पर यहाँ ले आए मेन मेमोरी में, ठीक है। तो प्रोसेस एक्स नाउ प्रोसेस एक्स की रिप्लिका फ्रॉम बैकअप से मेन में भी आ गई है। ये तो हो गया एलोकेशन। अब अगर डी एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो डी एलोकेशन में क्या होता है, जब ये प्रोसेस, अब डी एलोकेशन कब कब होता है, या तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लिया हो, टर्मिनेट हो जाए, या इस प्रोसेस को हमें स्वैप आउट करना हो, यहाँ से वापस यहाँ भेजना हो, दोनों केसेस में डी एलोकेशन होगा। अब जब डी एलोकेशन होगा तो होता क्या है, ये एरिया जो इस प्रोसेस को अलोकेटेड था, दैट एरिया रिमेन्स फ्री, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको अगर याद होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस हमने पढ़ाई थी अकाउंटिंग। जब ऑपरेटिंग सिस्टम के हम सर्विसेज की बात कर रहे थे तो वहां पर एक वर्ड था अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ऐसा लिस्ट बनी रहेगी जिसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ यूज्ड स्पेस और फ्री स्पेस, ऐसा मतलब एक ऐसा एरिया भी होगा, मतलब एक ऐसा डेटाबेस बना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जो प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेटेड है वो एरिया होगा। जब जब प्रोसेस यहाँ से डी एलोकेट होगा तो वो एरिया क्या हो जाएगा, वो यहाँ से निकल के इसमें फ्री वाली स्पेस में ऐड हो जाएगा, है ना। तो एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस एज नीडेड, एंड दिस इज द थर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन? अदरवाइज मैं अगली स्लाइड पे मूव करूं। हाँ, एक सेकेंड रुकना बच रहा है, तो एक अर्जेंट। Is there any query from anyone related to memory management? Otherwise, I move to the next slide. Okay. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो।
सर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक टर्म यूज करते हैं, जॉब्स और प्रोसेस, दोनों को कब यूज करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम में सर दोनों में डिफरेंस, सर एक जॉब्स और प्रोसेस, जॉब्स और प्रोसेस, दोनों में सर अंतर क्या है? यस सर। अगर एक्चुअली क्या है, जब सबसे स्टार्टिंग के जो सिस्टम्स आए थे तब प्रोसेस जैसा कोई वर्ड नहीं था, तब जॉब्स ही होता था। तो उस जॉब्स में बेसिकली होता क्या था, जैसे जो आपका सर्टेन सेट ऑफ कोड्स हैं वो होते हैं, प्लस उस कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दैट ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इनटू अ सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड द जॉब्स। तो स्टार्टिंग में जो आपके सिस्टम पाए थे मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो हम जॉब का वर्ड ही यूज करते थे। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो बैच सिस्टम में हमने जब पढ़ाया था तो हमने जॉब वाला वर्ड ही बोला था। बट यस as सर। as soon as the time process things has been changed now, उसके बाद क्या आया, जॉब के बाद फिर उसमें फिर जो सर्टेन ड्राइवर्स की जो रिक्वायरमेंट थी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो अलग हो गया, वो सब सिस्टम में इनबिल्ड होने लगा। तो सर्टेन सेट ऑफ कोड्स दैट रिक्वायर्स एनी एक्शंस, वो फिर हमारा एक सिंगल में आने लगा, जिसको हमने प्रोसेस मतलब प्रोग्राम बोलने लगे। और वही प्रोग्राम जब मेरा वर्किंग मोड में मतलब एग्जीक्यूशन फेज में आ गया तो उसको हम प्रोसेस बोलने लगे। सबसे स्टार्टिंग में हम उसी को जॉब बोलते थे, जब प्रोसेस मतलब जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आज की डेट में प्रोसेस में होता है, प्रोसेस के साथ साथ कंट्रोल डिवाइसेस, कंट्रोल ड्राइवर्स भी जब उनके साथ ही एक सिंगल यूनिट में रहते थे, तब उनको हम जॉब्स बोला करते थे। थैंक यू सर। ओके, so next PPT is storage management, or we can say file system management. So इसमें भी क्वेश्चन आता है, what are the major activities of an operating system in regards to file management, ऐसा क्वेश्चन लिख के आता है। ये हेडिंग ऊपर जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हेडिंग पड़ गई है, हेडिंग ये होगी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। क्लास इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, हेडिंग शुड बी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, so as far as file system management is concerned, operating system would be responsible for number of activities, and what will be that activities? आप किसी फोल्डर पे या फाइल पे राइट क्लिक जब करते हो, आपके पास सिस्टम होगा, जब राइट क्लिक करते हो तो उस पे जो जो ऑपरेशंस आते हैं, that all will be managed by the operating system. For example, creation of file, deletion of file, renaming of files, है ना। ऐसे ये सब जब आप फोल्डर पे राइट क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं ना अपने, वो जितने भी ऑप्शंस आते हैं, that all must be responsible for the operating system in terms of file system management. Like you can see, operating system activities includes creating and deleting files and directories. जो फाइल्स में होता है वही डायरेक्टरीज में कर देता है। प्रिमिटिव्स टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरी, अब फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, फाइल में क्या करते हो, डेटा को चेंज कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, मतलब अगर कंटेंट्स पे चेंज कर सकते हो तो मैनिपुलेट ही तो होगा। तो उन मैनिपुलेट करने के लिए जो जो ऑपरेशंस होते हैं, जो जो प्रिमिटिव्स होते हैं, that is handled by the operating system in terms of file system management. Mapping files onto secondary storage, आपकी जो फाइल है उसको सेकेंडरी स्टोरेज पे लाके आप सेव कर मैप कर सकते हो। बैकअप फाइल्स onto नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया, ये भी कर सकते हो भाई, आपकी जितने भी फाइल्स हैं उनका नॉन वोलेटाइल मीडिया पे आप उनका बैकअप ले सकते हो। So these are the activities of the operating systems in terms of the memory management, sorry बार बार मेमोरी मैनेजमेंट वर्ड मुंह से आ जा रहा है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट इसलिए मुझे से बार बार निकल रहा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइल मैनेजमेंट कभी आ नहीं सकता, आ सकता है, बट प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फाइल मैनेजमेंट में क्रिएशन, डिलीशन, रीनेमिंग, मैपिंग एंड बैकअप, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जिनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। Okay, next service is mass storage management.
मास स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब हमारा ये है, अभी आपने जो मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था ना, मेमोरी मैनेजमेंट में हमारा बेसिक कंसर्न क्या था, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी थी इसको मैनेज कर रहे थे। मास स्टोरेज मैनेजमेंट का है, जो मेरी सेकेंडरी मेमोरी है हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अब सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या करना होता है, बेसिकली इसकी डिटेल आप लोग यूनिट 5 में पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, जब प्रोसेस यहाँ से निकल के भाई यहाँ पर आएगा या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इस पे तो हजारों लाखों करोड़ों प्रोसेस पड़े होते हैं ना। तो क्या होता है, आपका जो हो सकता है एक प्रोसेस यहाँ का एग्जीक्यूट हुआ, एक प्रोसेस यहाँ का एग्जीक्यूट हुआ, एक कहीं और का जो एग्जीक्यूट हुआ, तो जो फ्री स्पेस होगा दैट विल बी इन द फॉर्म स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। या वैसे भी आपने देखा होगा कि अब भाई प्रोसेसेस का जो मैपिंग जब करते हैं पेजिंग सेगमेंटेशन के थ्रू, वो तो अलग अलग एड्रेसेस पे मैप करते हैं। तो अगर मान लो एक कोई प्रोसेस 10 केबी का यहाँ था, 10 केबी का, 15 केबी का यहाँ था, 2 केबी का यहाँ था, तो अगर ये तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए तो 15 10 25 तो 27 केबी का स्पेस खाली हो गया, और मेरे पास कोई नया प्रोसेस आ रहा है 25 केबी का, और इस प्रोसेस को मुझे यहाँ पर स्टोर करना है। अब देखो इस आपके पास 27 केबी का स्पेस तो अवेलेबल है, 10 यहाँ, 15 यहाँ, 2 यहाँ, 27 केबी का स्पेस अवेलेबल है, और आपका प्रोसेस जो है वो 25 केबी का है। बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्टोर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस बिकॉज द फ्री स्पेस इज नॉन कॉन्टिगुअस। वो कॉन्टिगुअस नहीं है, 10 अलग है, 15 अलग है, 2 अलग है। तो उस हम फ्री स्पेस को कैसे मैनेज करेंगे, वहां पर एक टेक्निक आती है कंपैक्शन, जिसके थ्रू हम फ्री स्पेस को मर्ज करके एक सिंगल फ्री स्पेस बना लेते हैं, सारे फ्री स्पेस को मर्ज करके। तो कंपैक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इस 27 को एक जगह पर ले आएंगे, और 27 के बाद जब एक जगह पे आ जाएगा तो उसमें 25 वाला प्रोसेस फिट कर देंगे। तो बेसिकली फ्री स्पेस मैनेजमेंट में हमारा यही होता है कि जो हमारा इस अलग अलग जगहों पर स्कैटर्ड फॉर्म में जो फ्री स्पेस पड़े हुए हैं, हम उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उस स्पेस को कैसे मैनेज करेंगे। स्टोरेज एलोकेशन की अगर हम बात करें, तो स्टोरेज एलोकेशन में हम इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में फिट होने जा रहा है, हम उसको कौन सी टेक्निक्स के थ्रू हम मेमोरी में एलोकेट करेंगे, कैसे प्रोसेसेस को वहां पर मेमोरी को एलोकेट करने जा रहे हैं। अगेन जैसे अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें, तो प्राइमरी मेमोरी में paging, segmentation, these are the few basics algorithm for the memory management scheme. Similarly, in the same way, there are some algorithms for the allocation of memory in mass media, or we can say backup or secondary memory, so that processes gets allocated in the secondary memory. If we talk about the disk scheduling, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फॉर ए यूनिट 5 इज कंसर्न। इस पे एक 15 नंबर का न्यूमेरिकल आता है डिस्क शेड्यूलिंग पे। इसमें क्या होता है कि आपके जो डिस्क होती है ना, ऐसे जो ट्रैक्स और सेक्टर्स की फॉर्म में डिवाइडेड रहती हैं, इस पे क्या होता है, आपका डेटा स्टोर रहता है ना, और इसमें एक स्पाइंडल होता है या जिसमें एक रीड राइट हेड होता है, वो मूव करता रहता है, और जहां से डेटा को ट्रैक कर, जहां से डेटा को एक्सेस करना होता है, जब वो रीड राइट हेड उस ट्रैक या सेक्टर पे पहुंचेगा तो डेटा को वहां से एक्सेस करेगा। ये हमारा काम बैकअप में होता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो शेड्यूलिंग हम कैसे करेंगे, कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे, सो दैट डेटा को एक्सेस करने का टाइम हमें मिनिमम लगे, ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो अगेन उसके लिए कई सारे एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पर, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, मतलब जिन दो डेटा के बीच का सीक टाइम मिनिमम होगा उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा, या फिर स्कैन सी स्कैन, नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स आर देयर। इन टोटल यू हैव टू study total 6 algorithm in disk scheduling, so that algorithm will be discussed in detail in unit 5. टिल नाउ जस्ट आप इतना समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्टिविटीज हैं उसमें हमारा एक डिस्क शेड्यूलिंग है, स्टोरेज एलोकेशन है, और फ्री स्पेस मैनेजमेंट है। क्लियर? क्लास अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में। थोड़ा जल्दी करिएगा, 2 मिनट बचे हैं केवल। ओके, टिल नाउ जो लोग अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए।
जिन लोगों ने गूगल क्लास अब तक ज्वाइन नहीं किया है, तुरंत गूगल क्लास ज्वाइन करिए। उत्कर्ष गौतम एक स्टूडेंट है, हमने उनको गूगल क्लास से रिमूव किया है। रीजन उसका जो प्रॉपर आपका ऑर्डर दिया गया, जिस सीक्वेंस में आपको ज्वाइन करना है उस सीक्वेंस में नहीं थे, तो जो आपको ऑर्डर बताया गया उसी ऑर्डर में ही क्लास गूगल क्लास को ज्वाइन करना है। रोल नंबर विथ नेम। कोई क्वेरी किसी की अभी तक जितना डिस्कस किया गया है? अगली 2 क्लासेस में आपकी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी। अभी तक की किसी की कोई क्वेरी?